हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो हमारे राजनीति विज्ञान की दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका पहला चैप्टर, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली इकाई जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के पश्चात भारत के सामने मुख्य समस्याएं क्या थी, मुख्य चुनौतियां क्या थी, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हम सभी जानते हैं भारत देश 14 व 15 अगस्त की मध्य रात्रि को ठीक 12 बजे, जब 12 बजे का घंटा बजा तो शंखनाद हुआ और भारत देश के अंदर बहुत प्रसन्नता छा गई। बड़ा ही हर्ष का विषय था, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमने बहुत गुलामी झेली है और इतनी सारी गुलामी झेलने के बाद में भारत देश आज़ाद हुआ था। खुश हो तो क्यों नहीं हो, बिल्कुल खुश थे, सारा भारत खुश था और सब खुशियां मना रहा था। उसी समय मध्य रात्रि को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश को संबोधित किया। उस समय वहाँ जो अपने संविधान सभा की विशेष सत्र चल रहा था, संविधान सभा का विशेष सत्र चल रहा था और उस सत्र को उन्होंने संबोधित किया और उस सत्र के अंदर देश के नाम उन्होंने संबोधन दिया और उस संबोधन का लाइव टेलीकास्ट किया। और उसके अंदर देखें, उस जो भाषण दिया, जो वो भाषण दिया, उस भाषण का नाम भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नाम दिया गया, या इंग्लिश में कहें तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी भाग्यवधु से, भाग्यवधु का मतलब जानते हैं, यहाँ भाग्यवधु से मतलब स्वतंत्रता, और चिर प्रतीक्षित लंबे समय से प्रतीक्षा थी, किसकी? स्वतंत्रता की लंबे समय से प्रतीक्षा थी और उससे हमें आज भेंट हुई। ये है जो उनके भाषण का नाम दिया गया, जो कि 14 व 15 अगस्त को मध्य रात्रि को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। उनके भाषण का नाम ट्रस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये नाम दिया गया। और आज़ादी से पहले ही दो बातों पर सहमति हो चुकी थी कि जब भारत देश आज़ाद होगा तो उसके अंदर पहली बात तो ये रहेगी कि देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार रहेगी, लोकतंत्र होगा। और दूसरी बात थी, वो थी सरकार लोक कल्याण के काम करेगा, सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगा और सरकार है वह गरीबों का विशेष ख्याल रखेगा। ये हमारे देश को आज़ादी मिलने से पहले ये हमारे जो सहमति बन गई थी कि हम ये दो चीज़ें तो अवश्य भारत के अंदर होगी। तो इस प्रकार से अपन जानते हैं वर्ष 1947 जो कि खुशी का विषय था, भारत देश को आज़ादी मिली थी। लंबे प्रतीक्षा के बाद, लंबे समय के बाद जब आज़ादी मिली तो खुशी तो जायज़ है, लेकिन इनके साथ साथ भी 1947 का वर्ष है वो त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने आज़ादी तो दी लेकिन साथ साथ में भारत का विभाजन कर दिया, साथ में ही भारत का विभाजन कर दिया। और जब 1947 के अंदर जब संप्रदाय के आधार पर उन्होंने हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान व मुस्लिम के लिए पाकिस्तान राष्ट्र की उन्होंने घोषणा की, तो कई लोगों को पता नहीं था कि हम भारत के निवासी होंगे या पाकिस्तान के। ये सारा जो मामला था उन्होंने पहले से जाहिर नहीं किया था, पहले बताया नहीं था भी पाकिस्तान के अंदर ये क्षेत्र रहेगा, भारत के अंदर ये रहेगा। हालांकि उन्होंने पहले, आपको ध्यान ही है, रेड इक्लिप्स सर आए थे और उनको 5 सप्ताह का समय दिया था कि आप है जो भारत और पाकिस्तान, भारत में कौन सा क्षेत्र रहेगा और पाकिस्तान में कौन सा क्षेत्र रहेगा, ये आप निर्धारित करेंगे। रेड इक्लिप्स सर, जॉन रेड इक्लिप्स सर, जो कि इंग्लैंड के बहुत बड़े जज थे, उनको ये काम सौंपा गया और उनको मात्र 5 सप्ताह दिए और ये बहुत बड़ा कठिन काम था। वो खुद जानते थे, उनको खुद को पता नहीं था मैं ये काम कैसे करूं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उन्होंने आनन फानन में उन्होंने वो रेखा खींच ली। और इस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान में रहेगा और जहाँ हिंदू ज़्यादा रहते हैं वो हिंदुस्तान रहेगा। और आपको
अपन सभी जानते हैं जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है, वहाँ मुस्लिम क्षेत्र ज़्यादा रहता, मतलब मुस्लिम कौम ज़्यादा रहती थी, और वर्तमान में हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू लोग ज़्यादा रहते थे। लेकिन ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहाँ है जो मुस्लिम नहीं रहते हो, यानी भारत के हर कोने में मुस्लिम रहते थे, पाकिस्तान के भी हर कोने में जो कहीं न कहीं हिंदू रहते थे। अब उनका ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या थी। और इस समस्या के कारण ही जब देश विभाजन की घोषणा हुई, भारत और पाकिस्तान देश जब स्वतंत्र हुए, तब पाकिस्तान से हिंदू लोग भागने लगे और हिंदुस्तान से मुस्लिम लोग भागने लगे, क्योंकि जहाँ बहुसंख्यक लोग थे ना, उन्होंने कहा कि भाई हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, पाकिस्तान में क्या करो, भागो यहाँ से। उन्होंने मार के भगाया, और हिंदुस्तान में भी कई जगह ऐसा हुआ और उनको भगाया कि भाई आप पे जो इनके लिए, तो वहाँ कई लोग हैं जो वो भाग करके वहाँ गए, और कई रहना भी चाहते थे। कई मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो चाहते थे कि हमें जो हमारे लिए पाकिस्तान देश बना हम वहाँ जाएँ, लेकिन उनकी ज़मीन जायदाद, उनका सब परिवार वगैरह यहाँ थे, लेकिन कई उनको भागना पड़ा, उनको वहाँ जाना पड़ा। ये बहुत ही बड़ी हिंसा हुई, व्यापक हिंसा हुई, और इतनी हिंसा हुई कि कहा जाता है कम से कम 10 लाख लोग मारे गए और लगभग 80 लाख लोग विस्थापित हुए। बहुत बड़ी संख्या में है जो यहाँ जन माल की हानि हुई, और बंटवारा अपन कह सकते हैं बहुत बड़ी कीमत पर हुआ। और विशेषकर हिंदू मुस्लिम इन दोनों संप्रदायों के अंदर, इन दोनों धर्मों के धर्मावलंबियों के बीच में वास्तव में इनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए। हम जानते हैं, हम वो भूल नहीं सकते जब पाकिस्तान से ट्रेन हमारे हिंदू लोगों से कट करके मार के उनको अंदर ठूस करके उस ट्रेन को भारत के अंदर भेजा गया था। और जब वो भारत में वो ट्रेन आई तो उनके संबंधी थे, जब उनको देखा तो उनके मन में उनके प्रति क्या भाव रहे होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। उनमें इस प्रकार की भावना जागृत हुई उनमें कि उनको मारा जाए, उनको काटा जाए। और फिर वो भी नहीं रहे, तो इस प्रकार से वहाँ है जो हिंदुओं को मारा गया या मुसलमानों को मारा गया। तो इस प्रकार से बहुत विशाल है, जो इस प्रकार से 1947 का वर्ष त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। बहुत हिंसा हुई थी। हालांकि चाहते थे भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुए, चाहते थे, लेकिन आपको पता ही है द्विराष्ट्र सिद्धांत, जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, वो चाहते थे कि हमारी कौम के लिए, हम अल्पसंख्यक नहीं है, हम संख्या में बहुत है, हमारे लिए देश अलग हो। उन्होंने इस प्रकार की मांग रखी थी, और अंत में अंग्रेजों ने देख लिया कि ये साथ में नहीं रह सकते, इसलिए 2 राष्ट्रों का उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया और दोनों देशों को जो आज़ाद किया। और इन दोनों देशों की आज़ाद तो किया, लेकिन अनंत फनन में किया, कोई योजनाएं नहीं थी। योजनाबद्ध ढंग से योजना बना करके करते थे, समस्याएं नहीं आती। लेकिन उन्होंने इस प्रकार, वो तो ये चाहते थे, अंग्रेज तो यही चाहते थे कि आपस में लड़े भिड़े, इनमें किसी प्रकार का कोई है जो इसमें इनका प्रेम भाव नहीं रहे। अंग्रेज तो यही चाहते थे, वो तो लड़ाना चाहते थे, उनकी नीति भी यही थी, फूट डालो और राज करो। तो इस प्रकार से 1947 का जो वर्ष था वो त्रासदी का वर्ष कहलाता है। और जो भारतीय जब देश आज़ाद हुआ, तब भारत के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियाँ थी, मुख्य रूप से 3 बड़ी समस्याएं थी। और वो बड़ी समस्या थी, पहली थी वो है एकता स्थापित करना। यानी भारत देश अपन सभी जानते हैं बहुत विशाल आकार था, और उस समय 565 रजवाड़े थे, देशी रियासतें थी, जहाँ हैं जो राजा लोग शासन करते थे। 565 रियासतें। और अंग्रेजों ने क्या घोषणा की? अंग्रेजों ने कहा कि भाई जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है, और जो हिंदुस्तान में रहना चाहे वो हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं के लिए है। और जो रजवाड़े थे, जो कि 565 रजवाड़े थे, उनको खुली छूट दे दी गई कि आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो, चाहो तो पाकिस्तान जाओ, चाहो तो हिंदुस्तान में रहो, आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो। जब 565 रियासतें, इतनी विशाल संख्या में रियासतें, इन रियासतों का एकीकरण करना, उन सबको मनाना, उन सबको राजी करके भारत में रखना बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन हमारे भारत के लोह पुरुष
कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी रणनीति से ये काम बड़ी आसानी से कर दिया और 565 रजवाड़ों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल किया। बहुत बड़ा काम था ये, और ये इसलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। और जानते हैं विशाल आकार, भारत का आकार बहुत विशाल था। भारत का आकार अपन सभी जानते ही हैं। इस देश के अंदर विभिन्न धर्मावलंबी रहते हैं। यहाँ के मुस्लिम, भारत का हालांकि ये था कि पाकिस्तान में चले जाएंगे, लेकिन कई लोग थे जो यहाँ रहे थे, यहाँ रह गए थे। मुस्लिम लोग, बौद्ध लोग रहते हैं, पारसी रहते हैं, जैन धर्म के रहते हैं यहाँ लोग, ईसाई लोग रहते हैं। तो विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबी लोग यहाँ रहते हैं और उनको एकता स्थापित करना, उनको एक करना बहुत बड़ी समस्या थी। और इसके अलावा अलग अलग संस्कृति, भारत के विभिन्न लोग अपन जानते हैं, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और अपन जानते हैं कि जब राज्यों का पुनर्गठन किया था, भाषा के आधार पर किया था। और भाषा के आधार पर अगर देश बना दिया जाए, राज्य अलग कर दिए जाए, तो कितने बनते? बहुत सारे बनते, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। लेकिन उन सबको एक करना बहुत बड़ी समस्या थी। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न भाषाएं बोली जाती थी, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते थे यहाँ, है ना। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश था, इसलिए भारतीय के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौतियां थी। और इसके अलावा दूसरी जो समस्या थी वो है लोकतंत्र स्थापित करना। पहली समस्या एकता स्थापित करना। क्यों समस्या थी एकता स्थापित? क्योंकि भारत है जो 565 रजवाड़ों में बंटा हुआ था, बहुत बड़ा आकार था और बहुत बड़े धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे यहाँ। और इसके अलावा अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे और बहुत विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। इसलिए एकता स्थापित करना, भारत को अखंड रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी समस्या थी लोकतंत्र स्थापित करना। अब जैसे कि पहले सहमति बन गई थी कि भारत देश आज़ाद होगा, उस समय भारत में लोकतांत्रिक सरकार होगी। और इसलिए जैसे कि अंग्रेजों ने पहले ही कहा था कि भाई हम सारी व्यवस्थाएं करके जाएंगे ताकि भारत को शासन करने में कोई दिक्कतें नहीं आए, तो हमारा संविधान बन ही रहा था। और संविधान, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमारा अपना संविधान होना चाहिए और अपने संविधान के अंदर ये सारे व्यक्ति हैं, सारे लोग हैं, अच्छे ढंग से रहें, तो इनके लिए उनके रक्षा हो, तो इसके लिए उनको मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। मौलिक अधिकारों की गारंटी देना भी बहुत बड़ा विषय था। और इसके अलावा मतदान का अधिकार, लोगों को मतदान का अधिकार उस समय नहीं था, लेकिन उस समय मतदान का अधिकार भी हमारे संविधान सभा ने दिया। और इस प्रकार प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, और भारत के अंदर आप जानते हैं प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, क्योंकि भारत विशाल देश है और भारत के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए प्रतिनिधि द्वारा शासन हो, इसीलिए इनको प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र स्थापना करनी थी। और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हम सभी जानते हैं सभी का हिस्सेदार रहती है, सभी लोगों की हिस्सेदार रहती है। जब भी लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है लोगों द्वारा शासन, और जब लोग शासन करेंगे तो उनको पता रहना चाहिए क्या ठीक है क्या गलत है, कौन से कानून हैं हमारे, कौन से नहीं है। ये कब पता होगा? जब लोग शिक्षित होंगे। लेकिन उस समय है जो हमारा साक्षरता दर भी बहुत निम्न थी, बहुत कम थी, इस वजह से ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसके अलावा हमारे संविधान के मेल खाते लोकतांत्रिक बर्ताव चलन में आए, यानी जिस प्रकार संविधान में व्यवस्थाएं की गई है उसके अनुसार लोगों का भी बर्ताव हो, लोगों का भी व्यवहार हो, ऐसी भी है जो हमारे इससे जो देश के अंदर लोगों का बर्ताव हो, तो ये भी बड़ी समस्या थी। तो इसलिए लोकतंत्र स्थापित करना भी बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। और तीसरी जो चुनौती थी वो था नियोजित विकास करना। अपन सभी जानते हैं अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा, इतना लूटा कि भारत को कंगाल कर दिया। और हम जानते हैं भारत की स्थिति उस समय बहुत कमजोर स्थिति थी। और जब भारत देश को जिन परिस्थितियों में भारत देश को आज़ादी मिली, अन्य ऐसा कोई भी देश नहीं था जैसी परिस्थितियां भारत की थी। तो ऐसी विकट परिस्थिति में भारत देश को आज़ादी मिली थी, इसलिए भारत के सामने नियोजित विकास करना एक चुनौती था। और ध्यान दें कमजोर आर्थिक स्थिति थी। और दूसरी सबसे बड़ी जो हमारी समस्या थी वो थी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। और आप जानते हैं कृषि मानसून का जुआ है, और इस प्रकार से कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी समस्या थी। और इसके अलावा भारत के अंदर व्याप्त गरीबी थी, लोग बहुत ज़्यादा संख्या में गरीब थे।
और गरीबी तो आज भी है, वो भी नहीं मिटी है, लेकिन उस समय ज़्यादा ही कुछ गरीबी थी। और इसके अलावा बेरोजगारी भी, लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, उद्योग नहीं इतने विकसित नहीं थे, इतनी जो संसाधन भारत के अंदर नहीं थे, इसलिए जो लोगों के पास रोजगार भी नहीं थी। और इस प्रकार देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नियोजित विकास बहुत जरूरी था। और नियोजन का मतलब सभी जानते हैं प्लानिंग, प्लान बना करके, योजना बना करके विकास करना। और इस प्रकार से योजना बना करके भारत का विकास करना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इस प्रकार से ध्यान रहे प्यारे विद्यार्थियों कि भारत के सामने राष्ट्र निर्माण के, जब राष्ट्र निर्माण हो रहा था, उसके समक्ष 3 बड़ी चुनौतियां थी। वो चुनौतियां थी एकता स्थापित करना, अखंड भारत बनाए रखना, दूसरी लोकतंत्र स्थापित करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, ये दूसरी बड़ी चुनौती थी। और तीसरी जो चुनौती थी वो नियोजित विकास करना, सबका विकास करना। ये 3 बड़ी चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण के समक्ष उस समय, ये 3 बड़ी चुनौतियां थी, याद रखें। तो इस प्रकार से राष्ट्र निर्माण के समक्ष जो चुनौतियां थी वो हमने देखी है और उनको अच्छे ढंग से याद करें। और जिसमें से जो मुख्य प्रश्न बनते हैं उनको ध्यान रखें। जो 14 व 15 अगस्त की मध्यरात्रि को जब जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, उनका क्या नाम रखा गया, वो था भाग्यवती से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और इसके अलावा जो आज़ादी के समय 2 बातों पर पहले से सहमति बन गई थी, वो 2 बातें क्या थी? लोकतांत्रिक सरकार और सरकार सबके भले के लिए काम करेगी और गरीब लोगों का विशेष ख्याल रखेंगे। इसके अलावा त्रासदी का वर्ष कौन से सन को कहा गया? तो 1947 को त्रासदी का वर्ष कहा गया है। किस लिए? क्योंकि व्यापक हिंसा हुई थी, व्यापक विस्थापन हुआ था और जनमाल की व्यापक स्तर पर हानि हुई थी, इसलिए इसको त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न यही रहता है कि राष्ट्र निर्माण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी? तो वो 3 चुनौतियां थी। नंबर 1 एकता स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना और नियोजित विकास करना।